आज हम व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे जो है भाषा विचार या फिलॉलजी। अपनी पुस्तक के पहले पृष्ठ पर देखिए, एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा लगता है स्कूल में किसी प्रोग्राम की ज़ोरदार तैयारी चल रही है। टीचर पूछती है, रीना क्या कर रही हो? मैं मंच संचालन का अभ्यास कर रही हूँ। सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? जी मैम। अमन, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम, मैं कार्यक्रम की रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मुझे आज ही ये रिपोर्ट देनी है। तो बच्चों, ये देखा आपने इन उदाहरणों द्वारा कि हर कोई यहाँ पर अपने मन की बात, अपने मन के भावों को बोलकर अभिव्यक्त कर रहा है। तो मन के भावों को अभिव्यक्त करने का यही माध्यम भाषा कहलाता है। बच्चों, अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुँचाते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर हो, विद्यालय हो, पार्क हो, दुकान हो, कहीं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सही पहचाना आपने, भाषा का। और बिना भाषा के अपनी बात पहुंचाना दूसरे तक बहुत कठिन होता है, अपने मन के भावों को पहुंचाना कठिन होता है। आप यह भी कह सकते हो कि संकेतों द्वारा भी तो यह काम किया जा सकता है, लेकिन संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं होता, पूरी बात हम नहीं समझ पाते। इसी तरह पशु पक्षी भी जो ध्वनि निकालते हैं वह भी अपने भाव हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसे भी भाषा नहीं कहते। और जब आप छोटे बच्चे थे तो आप भी कुछ कुछ आवाज़ें मुँह से निकालते थे, आपने भी कुछ कुछ शब्द बना रखे थे किसी किसी चीज़ के लिए। जैसे आप दूध को मम्मम कहते थे या ऐसे ही कुछ, उसे भी भाषा नहीं कहा जाता। जब आप बड़े हुए तो आपने अपने घर परिवार में रहकर बोलना सीखा, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखा, फिर आप बड़े वाक्य बनाने लगे, तो उसे भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक या कथित भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है यह भाषा का मूल रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा और भाषा के इस रूप का ही प्रयोग अधिक होता है। आप देख सकते हो इसके उदाहरण के रूप में, जैसे कि समाचार वाचन है, रेडियो है, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम इत्यादि, ये सभी मौखिक भाषा के रूप हैं। अब आता है दूसरा, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत बाद हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य ने जो भी अपनी जानकारी अर्जित की थी वह अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो सका। ठीक है, इसके उदाहरण आप देखिए, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, SMS, ईमेल इत्यादि जो आप लिखकर व्यक्त करते हो वह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के अन्य रूपों में आप देखते हैं, पहला है मातृभाषा। मातृभाषा यानी वह भाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है सबसे पहले। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। आप सभी अपने परिवार में कुछ ना कुछ भाषा बोलते होंगे, कोई मराठी बोलता होगा, कोई बंगाली बोलता होगा, कोई गुजराती बोलता होगा, तो वो आपकी मातृभाषा होती है। अब आता है उसके बाद राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा यानी जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। तो हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किया तो जाता है हमारे देश में, लेकिन अभी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है। हिंदी को अभी राजभाषा का दर्जा ही मिला हुआ है हमारे संविधान के अनुसार। तो राजभाषा क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, यानी वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, ऑफिसेज में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों हमारी राजभाषाएं हैं। और अब आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए कहते हैं। जैसे कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेज़ी है। इसी प्रकार भारत में कई भाषाओं को संविधान में मान्यता भी दी गई है। अब बात आती है कि अगर अलग अलग भाषाएं हैं तो इनका मानक रूप क्या है? किसी एक ही भाषा को कोई कभी इस तरह से बोलता है, किसी शब्द का उच्चारण कोई इस तरह से करता है तो दूसरा उसको दूसरी तरह से करता है।
तो इसके लिए भाषा का एक मानक रूप बनाया गया, क्योंकि जब भाषा का विकास होता है तो उसमें एक रूपता बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, उस पर कई बोलियों उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है ना। तो कौन सा रूप शुद्ध है, कौन सा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण शिक्षित जनों द्वारा, विद्वानों द्वारा उन्होंने कुछ स्वीकृत किया कुछ भाषा के शब्दों को, और वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। अब हम देखते हैं बोली और उपभाषा। तो बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, यानी कि यह भाषा का बहुत अल्प विकसित रूप होता है, बोलचाल की भाषा में जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली इत्यादि अवधी में लिखा। सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में, और विद्यापति ने पदावली मैथिली में रचना की। लेकिन इन बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई और आगे चलकर ये बोली तक ही सीमित रह गई। इनका विकास नहीं हुआ बोलियों का, केवल एक बोली का विकास हुआ, और वह है खड़ी बोली। क्या आपको मालूम है, जो बोली आजकल हम बोलते हैं, यानी कि आधुनिक हिंदी भाषा, वह खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। और अब आते हैं हम उपभाषा पर। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। जैसा कि हमने देखा ना, बोलियों में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, इसलिए ये उपभाषा बन पाई। यानी कि उपभाषा का क्षेत्र जब और विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। आगे हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू भाषा की फारसी है और अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। हम देखते हैं साहित्य किसे कहते हैं। तो किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। यानी जब लेखक या कवि या उपन्यासकार अपनी रचनाएं लिखकर उसे सुरक्षित कर देते हैं किताबों में, उपन्यासों में, तब वह क्या होता है, उस भाषा का साहित्य बन जाता है। और साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पहले गद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या होता है? जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो गद्य साहित्य होता है। इसमें तुकबंदी या लय का अभाव होता है। जैसे पत्र, निबंध, लेख, कहानी, संस्मरण, नाटक, उपन्यास इत्यादि क्या हैं? गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा। ये सभी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। और अब देखते हैं पद्य साहित्य। तो जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी या लय में व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। अब जैसे एक उदाहरण आपके यहाँ दिया गया है, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी वह तो आपने देखा गद्य और पद्य का अंतर। इसमें एक लय थी, तुकबंदी थी। पद्य साहित्य के उदाहरण हैं दोहा है, छंद है, कविता है, साखी, गीत, पद्य इत्यादि। ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण क्या होता है। तो अगर परिभाषा देखने जाएं तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। बच्चों, आपने देखा था कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से ही भाषा बनती है। लेकिन किस वर्ण का, किस शब्द का, किस वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण करवाता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा, आइए उसे दोहराते हैं।
देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। विद्वानों, शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित और क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है।